नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमारी इस खास पेशकश के जरिए हम आप तक उन कहानियों उन किस्सों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन्हें ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है। भारत के इतिहास में 1952 के चुनाव के दौरान जब तैयारियां हो रही थी तो ये कहा जाता है कि उस दौरान बैलेट बॉक्स जो हैं वो बैलगाड़ियों के जरिए पहुंचाए गए थे। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की कहानी हो, उसके पीछे का किस्सा हो, या फिर वो दौर जब भारतीय राजनीति ने इमरजेंसी वाला जो है वो हालात देखे। कांग्रेस पार्टी जो कभी 400 से ज़्यादा सीटें लाया करती थी वो किस तरीके से अर्श से फर्श पर पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे एक वोट से अपनी सरकार नहीं बचा पाए और फिर नरेंद्र मोदी का सत्ता में आना और गैर कांग्रेसी सरकार का पहली बार इतने लंबे वक्त तक सत्ता में रहना, ये सब कुछ भारतीय इतिहास में दर्ज है। और इसी के साथ दर्ज हैं वो किस्से भी जो आपने सिर्फ अखबारों में उन कहानियों के तौर पर देखी हैं, लेकिन उसके पीछे आखिर क्या कुछ हुआ है। एक पत्रकार इन तमाम चीज़ों को बहुत गहराई से जो है वो समझता है, बहुत गहराई से उन्हें जानता है, और कुछ चीज़ें जो आप तक नहीं पहुंची हैं उन्हें हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकते हैं, जाना माना चेहरा जो हमारे साथ इस वक्त लगातार अलग अलग कार्यक्रम में आपने देखा है, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जो है इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा सर मैंने कहा कि हमारा जो प्रयास है इस कार्यक्रम के ज़रिए वो ये है कि जो चीज़ें पुराने वक्त में पुराने व्यक्तियों ने या उसके बाद की पीढ़ियों ने ज़रूर अपने अखबारों के ज़रिए, रेडियो के माध्यम के ज़रिए, फिर टीवी आया, उसके बाद मोबाइल से होते हुए इंटरनेट की दुनिया, डिजिटल की दुनिया में पहुंच गया है। लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या फिर वो अनुभवी जो लोग हैं वो सिर्फ उन्हें ही पता होते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हैं वो पहुँचें। और क्योंकि जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम थोड़ा राजनीति की तरफ से ही शुरुआत करते हैं, और बिहार के चुनाव आ रहे हैं वहाँ से उन किस्सों की शुरुआत करते हैं। चुनावी मौसम है, बिहार का चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। सर, बिहार ने बहुत कुछ जो है वो देखा है। वहाँ के नेताओं को हमने जेपी आंदोलन से आकर उठते हुए देखा है। हमने नीतीश कुमार को का वो संघर्ष देखा है जब वो लगातार कोशिश कर रहे थे अपने पैर जमाने की, लेकिन वो लगातार उखड़ रहे थे। फिर हमने उन नीतीश कुमार को भी देखा जो लगातार अब गद्दी पे जो है वो काबिज हैं। उन्हें नीतीश कुमार के किसी किस्से से जो है शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार जो है भारतीय राजनीति में, भारतवर्ष में आदिकाल से, प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। आप याद करिए, मगध साम्राज्य बिहार ही था। अशोक, चंद्रगुप्त, वैशाली का गणराज्य बिहार से ही में ही था। तो बिहार भारत की धड़कन, राजनीतिक धड़कन माना जा सकता है। और इस समय भी बिहार में चुनाव है। कहते हैं बिहार में बयार है, चुनाव की बहार है। पिछली बार 2015 में नारा लगा था कि नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने लगाया था, प्रशांत किशोर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, ये तो राजनीति का है। दरअसल राजनीति हो या सत्ता के गलियारे हो या लोगों की ज़िंदगी के तमाम जो मुकाम होते हैं उनमें कई सुने अनसुने, कहे अनकहे किस्से होते हैं। कई ऐसे किस्से होते हैं जिनको हम टेलीविज़न पे नहीं टेलीवाइज कर सकते हैं, इनको हम अखबारों में लिख नहीं सकते, और वो जिनके गवाह हम कई बार हम लोग खुद रहे हैं। मेरे जैसे तमाम पत्रकार लोग रहे हैं, मेरी पुरानी पीढ़ी के पत्रकार भी रहे हैं और मेरी पीढ़ी के पत्रकार भी रहे हैं, और आज की जो पीढ़ी के पत्रकार हैं वो भी होंगे आने वाले समय में। फ़र्क इतना पड़ गया है कि जब प्रिंट का ज़माना था तो जो रिश्ता बनता था नेताओं के साथ या सेलिब्रिटीज़ के साथ, वो बड़ा व्यक्तिगत रिश्ता बनता था, और कई बार उनके कमरों में हम लोग बैठ जाते थे, वो तमाम सारी बातें करते थे और उनको लगता था कि ये भरोसे के लोग हैं, इनसे हमें बात किया सकती है। आज चूँकि टेलीविज़न का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, कैमरे का ज़माना है, तो कैमरे कमरे से दूर ही रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई है कि कैमरे की पत्रकारिता जो है वो कमरे के भीतर की बातों को जानकारी नहीं ले पाती, क्योंकि कमरों के अंदर तो सब पर्दा होता है। और मैकियावेली ने कहा है कि राजमहल के रुपहले पर्दों के पीछे जो होता है, मैं वो कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये होना चाहिए, लेकिन ये होता है। तो वो राजमहल यानी सत्ता के रुपहले पर्दों का मामला है। देखिए, अब आपने नीतीश कुमार जी की बात की, तो नीतीश कुमार जी इसमें बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु है। और पिछले 35 साल से, 1990 से बिहार जो है लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति का ही अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी उसमें एक प्लेयर है, लेकिन नीतीश बाबू जो है वो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। वो जिस पल्ले में चले जाते हैं वो पल्ला भारी हो जाता है। कभी वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी की सत्ता के साथ सरकार बनती है, कभी वो आरजेडी लालू यादव की साथ बनती है तो सरकार बनती है। ये चुनाव भी नीतीश जी का बड़ा की पारी है, 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। दरअसल नीतीश कुमार जी के बारे में सबसे मज़ेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत दिलचस्प है।
1977 का किस्सा है वो, जब नीतीश जी जेल से इमरजेंसी में सारे लोग छूटे थे, रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी, मोहन प्रकाश जी, अरुण जेटली जी, सारे युवा नेता उस समय जेपी आंदोलन के थे। लालू जी तो पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, मोहन प्रकाश जी बीएचयू के अध्यक्ष थे, और ये अरुण जेटली जी इसके अध्यक्ष थे दिल्ली विश्वविद्यालय के 74 में। उसके बाद आंदोलन हुआ और जेल गए। तो ये सब जब छूट के आए, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई, लोकसभा चुनाव हुए। तो लोकसभा चुनाव में तो किसी को भरोसा नहीं था कि इंदिरा गांधी हार जाएंगी, कांग्रेस हार जाएगी। लोग, पूरी लहर थी। हाँ, किसी को नहीं, मतलब लहर तो जनता पार्टी की बाद में पता लगी ना, नतीजे आए ये चुनाव। उस वक्त तो ये था कि इंदिरा गांधी, चूंकि इमरजेंसी के 19 महीने इतने कठिन थे कि लोगों को भरोसा ही नहीं था कि इंदिरा गांधी चुनाव कराएंगी। फिर उन्होंने जो चुनाव कराए, घोषणा की, तो भरोसा ही नहीं था कि चुनाव भी हार सकती है कांग्रेस। ये था कि तो चुनाव नाम के लिए है, औपचारिकता है, सब हो जाएगा काम। तो उस वक्त लोग टिकट मांगने में, चुनाव लड़ने में डर रहे थे, बड़े नेता कई। लेकिन जो लड़े वो जीते उत्तर भारत में, क्योंकि लहर आ गई। तो लालू प्रसाद यादव जी तो लोकसभा के चुनाव उनको लड़े और वो सांसद बन गए, पहली बार सांसद बन गए 77 में लालू जी। नीतीश जी जब सरकार जब बन गई जनता पार्टी की केंद्र में, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने सारे उत्तर भारतीय राज्य जो थे, 4-5 बड़े राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सबकी विधानसभाएं भंग कर दी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस सरकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है और इसलिए इन सरकारों को रहने कोई औचित्य नहीं, भंग कर दी। तो फिर वहाँ विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें नीतीश जी भी विधानसभा का टिकट चाह रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे उनको टिकट मिले, क्योंकि तब तक सरकार जनता पार्टी की बन गई थी, माहौल बन गया था जनता पार्टी का। तो हर एक को लग रहा था जनता पार्टी का टिकट जीतने की गारंटी है। हुआ ये कि कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो सबसे बड़े नेता थे बिहार के उस समय, और जनता पार्टी में वो सबसे, उन्हीं की राय चलती थी। तो उन्होंने जो लिस्ट भेजी उसमें नीतीश जी का नाम नहीं था। और ये बात किसी और ने नहीं, मुझे उन सज्जन ने बताई जिनके पास नीतीश जी अपने टिकट की पैरवी के लिए गए थे। अच्छा। वो थे पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश के नेता थे। बेनी प्रसाद जी जो थे वो युवा लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव थे 77 से पहले, जब युवा लोकदल था। नीतीश जी भी लोकदल में थे चरण सिंह जी के साथ। उसके बाद जब नीतीश जी को पता लगा उनका नाम नहीं है, तो उन्होंने बेनी बाबू से कहा दिल्ली में कि भाई हमको भी टिकट चाहिए। और संयोग से बेनी बाबू और नीतीश जी सजातीय थे। अच्छा। जो नीतीश जी जिस बिरादरी से आते हैं उसी बिरादरी में बेनी बाबू बड़े नेता थे युवाओं में। और चौधरी चाह साहब जो है बेनी बाबू को काफ़ी स्नेह करते थे। चौधरी साहब युवा नेताओं को बहुत स्नेह करते थे, चरण सिंह जी का उनको अच्छा लगता था जो यूथ लीडर्स, तो और खासकर पिछड़े वर्ग के जो नेता हों, क्योंकि उस वक्त कुर्मी, यादव, ये सब पिछड़ी जाति वर्गों के नेता थे। मुलायम सिंह जी थे। बेनी बाबू गए चौधरी साहब के पास, थोड़ा उनके लाड़ले भी थे। चौधरी साहब ने पूछा कैसे आए, बोले साहब बिहार का एक नौजवान, ये साथ में गए थे, इनको मिलवाया और बाहर बैठ गए। कहा इनका टिकट करवाना है, और ये पिछड़े वर्ग का एक युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, और ऐसे वैसे भी पिछड़े वर्गों में बहुत कम पढ़े लिखे लड़के हैं, तो होना चाहिए। हम यही आपसे अनुरोध करने आए हैं। तो चौधरी साहब ने लिस्ट निकाली, बोले इसमें तो कर्पूरी जी ने तो नाम ही नहीं भेजा, और एक ही नाम भेजा है उस सीट से, तो कैसे इसको मैं बदल दूं? तो उन्होंने कहा साहब आप तो बदल सकते हैं, इसलिए तो आपके पास आए हैं, अगर नाम भेजा होता तो फिर क्यों आते? तो चौधरी साहब ने पूछा कि तुम्हारी बिरादरी का है क्या? तो उन्होंने कहा जी। बोले इसीलिए जोर लगा रहे हो? चौधरी साहब की आदत थी, थोड़ा मजाक वजाक करते थे। तो उन्होंने कहा कि सब जो समझ लीजिए, लेकिन बड़ा अच्छा होनहार नौजवान है, इसको टिकट मिलना चाहिए। बोले सीट जीत जाएगा? बोले पक्का जीत जाएगा। खैर चौधरी साहब ने अपने कलम से, जेब में कलम रखते जैसे मैं रखे हुए हूँ, उन्होंने कलम निकाली और वो नाम जो भेजा था वो लिस्ट में काट के और नीतीश जी का नाम लिख दिया। टिकट हो गया नीतीश कुमार जी का, पार्लियामेंट्री वोट से सिंबल मिल गया। चुनाव लड़े, लेकिन दुर्भाग्य से नीतीश जी वो चुनाव हार गए। 77 का चुनाव नीतीश जी 77 में चुनाव हार गए, जबकि पूरी लहर थी जनता पार्टी की। और इसी गारंटी में मेरे बेनी बाबू जो है लेके गए थे कि चुनाव जीतेंगे। ये बात बेनी बाबू ने खुद मुझे बताई। मैं तो 77 में कोई वहाँ बैठा नहीं था, लेकिन बेनी प्रसाद जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मुझे बताई।
तो उसके बाद नीतीश जी फिर 1980 का जब चुनाव हुआ, जनता पार्टी टूट चुकी थी, तो चौधरी साहब चरण सिंह वाला जो धड़ा था उससे चुनाव लड़े, लेकिन फिर हार गए। उसके बाद नीतीश जी पहला चुनाव जीते लोकसभा का 89 में, जब वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल चुनाव लड़ा। उसमें लालू जी, नीतीश जी, ये सब लोग जीत के आए थे, रामविलास जी जीत के आए थे। तो वो आप देखिए, जो व्यक्ति 1970 में चुनाव हार गया, जिनको टिकट नहीं दिया था कर्पूरी जी ने, ये अलग बात है कि आज कर्पूरी जी को भारत रत्न नीतीश जी ने ही दिलाया मरणोपरांत, बिल्कुल, ये भी एक बात है। तो वो आज 20 साल से उनकी सत्ता है बिहार में। एक छोटे से कालखंड को छोड़ के जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे 10 महीने के लिए, बाकी लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो भी नीतीश कुमार चाहे इधर से समर्थन में हो चाहे उधर से हो। तो आज जो नीतीश कुमार बिहार के कद्दावर नेता हैं, अगर थोड़ा कुछ उनसे इधर उधर की गलतियां ना हुई होती तो शायद इस समय देश के प्रधानमंत्री बन चुके होते। वो बीच में ऐसी स्थिति भी आई थी। तो कई बार नेता इस तरह से होता है। और बताऊं आपको इसी का अगली कड़ी, जब नीतीश जी वीपी सिंह की सरकार में कृषि राज्य मंत्री बने, मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें कृषि राज्य मंत्री थे या उप मंत्री या राज्य मंत्री थे स्टेट। उसके बाद क्या हुआ कि लालू जी से इनका झगड़ा हो गया, जॉर्ज फर्नांडीज और ये नीतीश जी, ये चूँकि जनता दल की जब सरकार चली गई अडवाणी जी की, उसके बाद रथ यात्रा और समर्थन वापसी के बाद, उसके बाद चुनाव हुए 1991 के लोकसभा के, कांग्रेस सरकार आ गई। लेकिन बिहार में तो जनता पार्टी की सरकार, जनता दल सरकार चल रही थी लालू जी की। 95 के चुनाव जब होते हैं तो उस चुनाव में नीतीश जी अलग हो चुके होते हैं जनता पार्टी से। जॉन फर्नांडीज और नीतीश जी मिलकर के समता पार्टी बनाते हैं, और समता पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ती है, और उसका नारा होता है कि लालू राज से मुक्ति दिलानी है। और लालू जी पे जितने आरोप लग सकते थे, परिवारवाद और हालांकि तब तक परिवारवाद नहीं था, क्योंकि तब तक राबड़ी जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, लेकिन उनके दोनों साले साधु और सुभाष, ये सब गुंडाराज वगैरह उनकी तमाम सारी चीज़ें काफ़ी आ गई थी सरफेस पे। और बड़ा उम्मीद थी कि समता पार्टी कुछ ऐसा काम करे कि लालू जी की सरकार शायद नहीं बने, लेकिन लालू जी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते चुनाव। तब टीएन शेषन चुनाव आयुक्त थे, और टीएन शेषन वर्सेस लालू यादव बहुत चला था उस वक्त में। तो थम्पिंग मेजॉरिटी जीते, 90 से भी ज़्यादा बड़ा समर्थन मिला उनको। और नीतीश जी की जो पार्टी थी, जॉर्ज फर्नांडीज जनता पार्टी, वो बमुश्किल से 6 या 7 विधानसभा की सीटें जीती थी, और बड़ी निराशा हुई नीतीश जी को। और कहा तो ये जाता है कि नीतीश जी ने जॉर्ज साहब से कहा कि भाई बिहार मेरे बस का नहीं है, मैं दिल्ली की राजनीति करूँगा। जॉर्ज साहब ने उनको समझाया, जॉर्ज साहब ने उनको समझाया कि देखिए आप बिहार के नेता हैं, कोई बात नहीं, पार्टी हार गई, आप तो जीत गए हैं, आप विधानसभा में नेता बनिए, आप लालू यादव की सरकार को घेरिए हर मुद्दे पर, आपसे बीजेपी का कोई मसला नहीं है, आप बड़े नेता बन के उभरेंगे देर सवेर। लेकिन नीतीश जी को ऐसा लग रहा था कि शायद लालू प्रसाद यादव उनके राजनीतिक करियर को ख़त्म कर देंगे। और वो फिर बाद में जब एनडीए बना और जॉर्ज साहब उसमें थे, और समता अटल जी की सर जब 96 में अटल जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने 12 दिन की, तो समता पार्टी उसमें शामिल हुई, और नीतीश जी ने एमपी लोकसभा का जीत के आए चुनाव, और उसके बाद वो लगातार दिल्ली की राजनीति में रहे। लेकिन उस दौरान उनके बीजेपी के नेताओं से बहुत अच्छे रिश्ते बन गए, जो जॉर्ज साहब के जरिए, अटल जी अडवाणी जी से। और फिर वो 2000 का चुनाव बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट करके लड़ा, जिसमें वो इतना बढ़िया लड़े कि सिंगल लार्जेस्ट बन गया उनका कॉम्बिनेशन, उनको शपथ दिलाई गई, लेकिन एक हफ्ते में बहुमत नहीं साबित कर पाए, इस्तीफा दिया। लेकिन 2005 में फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसा होता है राजनीतिक सफ़र में, इस तरह की चीज़ें होती हैं बहुत। क्योंकि आपने टीएन शेषन और लालू प्रसाद यादव के किस्से का जो है वो जिक्र कर दिया, क्योंकि ये कहा जाता है कि इतनी तलवारें खिंच गई थी कि लालू प्रसाद यादव ने ये तक कह दिया था कि भैंसियां पर बिठाकर जो है तालाब में धिगवा देंगे, कुछ इस तरीके का किस्सा हुआ था। हाँ, इस तरह के लालू जी ने कहा था। और लालू जी तो इन सब चीज़ों के लिए मशहूर थे, यही उनकी यूएसपी थी। इसीलिए उनको बिहार का जो गरीब दलित पिछड़ा तबका था, वो उनकी इसी शैली का मुरीद था, और उनको वो
बहुत समर्थन मिला। लेकिन मैं एक और दिलचस्प किस्सा बताता हूँ आपसे लालू जी के बारे में, वो भी बिहार से जुड़ा हुआ है। कि 1990 की बात है, जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे अयोध्या से, सोमनाथ से अयोध्या वाली, और मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, लालू जी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। और जब 90 में बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन होना था, तो मुलायम सिंह जी भी गए थे ऑब्जर्वर बन के। वो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, बन चुके थे, सब चुनाव साथी हुए थे, बट उनकी वोट हो चुकी थी। मुलायम सिंह जी चाहते थे रामसुंदर दास को, चंद्रशेखर जी चाहते थे रघुनाथ झा को, वीपी सिंह अपने को न्यूट्रल दिखा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कि मेरा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। शरद यादव थे जिन्होंने पूरी रिव्यू रचना की और लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया। वो शरद यादव की रणनीति थी कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। और एक तरह से लालू जी के मेंटर पॉलिटिक्स में शरद यादव थे। लालू जी इसको माने या ना माने, सच्चाई यही है। 77 में भी जब वो एमपी हुए थे तो शरद जी 74 में चूँकि पार्लियामेंट लोकसभा में आ गए थे और जौहर साहब ने उनको बाई इलेक्शन का टिकट दिलवाया था जबलपुर से सेठ गोविंद दास के खिलाफ। तो उस वक्त शरद जी बड़े नेता थे और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने ही संरक्षण दिया था। लालू जी और मुलायम सिंह जी के लिए दिल्ली में लॉबिंग शरद यादव करते थे और शरद जी ने लालू जी को चीफ मिनिस्टर बनवाया। जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले और वो रथ यात्रा पूरे देश में घूमती हुई आ रही थी गुजरात से चल करके सोमनाथ से, तो लालू जी की तब तक ग्रिप पार्टी पर और शासन पर उतनी नहीं बनी थी जितनी बाद में बनी। तो लालू जी चाहते थे कि किसी तरह ये निकल जाए यहाँ से, झंझट खत्म हो और अपना यूपी वाले जाने, मुलायम सिंह जाने, क्योंकि अयोध्या तो यूपी में है, बवाल झंझट टंटा जो होना है यूपी में हो। लेकिन शरद यादव जानते थे, वो दूरदर्शी राजनेता थे। उनको ये था कि अगर मुलायम सिंह ने गिरफ्तार कर लिया अडवाणी को, और मुलायम सिंह कर लेते गिरफ्तार, मुलायम सिंह ने पूरी चाक चौबंदी कर ली थी व्यवस्था, गोली भी इसलिए चली थी उस समय, तो मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, खासकर सेकुलरिज्म के उसमें मसले पर। तो उन्होंने वीपी सिंह से समझाया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, कि इसको अडवाणी जी को बिहार में ही गिरफ्तार करना चाहिए। वीपी सिंह थोड़ा समय चाहते थे कि जब तक पहुंचने में शायद कोई रास्ता निकल आए तो सरकार बची रहे। तो वीपी सिंह ने कहा कि सरकार, मतलब ये देखिए बिहार में झगड़ा झंझट ना हो, होगा नहीं, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बिहार में गिरफ्तार करना इसलिए ज़रूरी है, वरना अगर मुलायम सिंह ने गिरफ्तार किया तो मुलायम आपसे भी बड़ा नेता हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे इस बात को। उसके बाद शरद यादव ने लालू जी को फ़ोन किया और कहा कि तुरंत गिरफ्तार करो। तो लालू जी ने कहा कि लेकिन थोड़ा झंझट हो सकता है, उनका कुछ भी हो तुम्हें गिरफ्तार करना है, और प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, गिरफ्तार करो। और समझाया कि अगर तुम गिरफ्तार करोगे तो क्रेडिट तुमको मिलेगा, तुम बड़े नेता बनोगे, वरना मुलायम सिंह बन जाएगा और तब तुमसे बड़े स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर है। और तब लालू जी ने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया। तो ये अंदर की पॉलिटिक्स, पार्टी के अंदर की अपनी राइवलरी भी कैसे काम करती है, ये इन सब इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि कैसे। और उसके बाद आज लालू जी छाती ठोके कहते हैं कि मैंने गिरफ्तार पकड़ा, उन्होंने, उनकी सरकार ने पकड़ा। लेकिन उसके पीछे कौन था? पीछे शरद यादव जी की रणनीति थी, उनका वो मशवरा था। अब शरद जी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बातें शरद जी ने खुद हम लोगों के साथ शेयर की जब हम लोग कवर करते थे उस समय जनता दल को, सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी किस्से हैं। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये सिलसिले की शुरुआत हो गई है ऐसे ऐसे किस्सों की, और बिहार के भी सुनाएंगे, बाहर के भी सुनेंगे, बिहार से बाहर के भी सुनेंगे। बहुत सारे किस्से आपको, वो किस्से कहानियां जो हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति की हों या देश की राजनीति की हों, और वो किस्से जो आपने अभी तक अपने अखबारों में या फिर टीवी, और अब जैसा आपने कहा कि डिजिटल आ गया है, उसमें भी अब तक नहीं सुने हैं, वो जो है विनोद सर हमें सुनाएंगे। और आप ये भी समझ पाएंगे कि भारत की जो राजनीति ऊपर से जितनी दिलचस्प नज़र आती है, उसकी आखिर जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, और कैसे ये पूरी राजनीति जो है वो गठित हुई है, और जो आज बड़े चेहरे आपको आज नज़र आते हैं वो कैसे विकसित हुए हैं, और कैसे वो पुरोधा जिन्हें कहा जाता है वो बने हैं इस भारतीय राजनीति की। सर, आज बिहार के किस्सों की इस तरह की शुरुआत हो गई है। बिहार के
और भी किस्से हैं वो भी हम आपसे समझेंगे और सभी किस्सों को जो है अपनी जनता तक पहुंचाने की, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज साथ हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे ही कुछ और किस्सों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी अगले अंक में, और विनोद सर से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस भारतीय राजनीति की जिस तरीके से शुरुआत हुई थी वो राजनीति यहाँ तक आखिर कैसे पहुंची, और उसके पीछे जो कहानी लिखने वाले हैं वो आखिर कौन कौन है, और उन बंद कब्रों का जिनका जिक्र सर ने किया उसके अंदर आखिर कैसे कैसे तमाम घटनाएं जो हैं वो घटित हुई हैं। तो ऐसे तमाम किस्सों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद।